Hello students, in today's lecture we are going to discuss third case of bending of beam. तो बीम क्या होती है ये हमने देखा, तो उसका जो थर्ड केस है वो किस तरीके का है कि वी आर हैविंग अ सिंपल बीम दैट इज सपोर्टेड एट इट्स एंड. तो इन दिस इमेज यू आर सीइंग अ सिंपली सपोर्टेड बीम, नाइफ एजेस के ऊपर उसके जो दोनों एंड्स हैं वो हमने फिक्स कर रखे हैं और इस तरह की हमारी बीम है और उसको हमने सेंटर में उसके ऊपर लोड अप्लाई कर रखा है. तो इस बीम को आपका सिंपली सपोर्टेड बीम एंड लोडेड एट इट्स सेंटर इस तरह से भी हम कह सकते हैं, या फिर सिंपली सेंट्रली लोडेड बीम की तरह से भी इसको कहा जाता है. तो कोई बीम है हमारे पास लार्ज लेंथ की, उसको हमने उसके एंड्स पे फिक्स कर रखा है और उसके सेंटर पे हमने वेट अप्लाई कर रखा है. तो उस सिचुएशन में जो भी डिप्रेशन होता है आपका, वो जहाँ हमने लोड अप्लाई कर रखा होगा उस जगह पे लोड की वैल्यू डिप्रेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी. एंड वी आर सपोज टू calculate it mathematically what will be the depression produced in centrally loaded beam. आपकी फिक्स्ड बीम भी हो सकती है. अब यहाँ पे हमने टू नाइफ एजेस के ऊपर अगर बीम को फिक्स कर रखा हो तो उसको हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं, और उसके दोनों एंड्स को अगर हमने फिक्स कर रखा हो वो क्या कहलाता है, आपका फिक्स्ड बीम कहलाता है. तो चलिए हम कैलकुलेशंस करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या का दिया हुआ है. ये मैंने अभी आपको समझाया कि सेंट्रली लोडेड बीम किस तरह की होती है. आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम होगी आपकी और सेंटर में हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई किया हुआ है. तो ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये उसकी अर्लियर पोजीशन है आपकी बीम की ओरिजिनल पोजीशन, और वेट या फिर लोड W जब हमने इसके सेंटर पे अप्लाई किया तो ये इस तरह से क्या हो गई, आपकी बैंड हो गई. तो अब जो भी इसके अंदर डिप्रेशन प्रोड्यूस हुआ है, ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है, आपका डिप्रेशन कहलाता है. और यही डिप्रेशन की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो ये इस तरीके का आपका एग्जांपल है कि दो नाइफ एजेस पे हमने सपोर्ट कर रखा है किसी बीम ए बी को. तो दिस डॉटेड लाइन इज इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड दिस कर्व्ड शेप इज इट्स डिप्रेस्ड स्टेट, या फिर जो भी इसके अंदर बेंडिंग फॉर्म हो गया है वो बेंडिंग ऑफ बीम को इससे हमने रिप्रेजेंट किया है. तो अब बीम ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन बी सिमेट्रिकली सपोर्टेड ऑन टू नाइफ एजेस in the same horizontal plane at a distance L apart. तो L डिस्टेंस के ऊपर आपकी दोनों नाइफ एजेस रखे हुए हैं, मतलब कि इसके एंड्स के ऊपर हमने रखे हैं बीम के एंड्स पे, और L क्या हो गई फिर आपकी लेंथ ऑफ बीम हो गई. द बीम इज लोडेड एट इट्स मिडल पॉइंट बाय अ लोड W अमाउंट में O जो है ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, उस सेंट्रल पॉइंट पे हमने इस पे लोड अप्लाई कर रखा है द मिडल पॉइंट. एंड ये भी हमने आपका दो केसेस में डिस्कस करना है. पहले हम जो बीम का खुद का वेट है उसको कहेंगे कि जो वेट है इसका वो नेग्लिजिबल है, और आपका सेकंड केस इस तरह से भी बन सकता है कि बीम का खुद का वेट भी इफ़ेक्टिव हो. ठीक है, तो पहला जो हमारा केस है वो हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं कि बाय नेग्लेक्टिंग द वेट ऑफ बीम. तो जो भी वेट है बीम का उसको नेग्लेक्ट करने के बाद, या फिर ये कहें कि सिर्फ W जो लोड हमने अप्लाई किया है उसके इफेक्ट में ही फॉर द टोटल लोड W एक्टिंग डाउनवर्ड इन द मिडल ऑफ बीम, रिएक्शंस एट ईच नाइफ एजेस दैट इज W/2 एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन. जो भी आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है, इस बीम के जो दोनों फिक्स्ड एंड्स हैं उन फिक्स्ड एंड्स पे आपकी रिएक्शन came into play as per Newton's third law. तो as the total reaction must be equal to W, और सिमेट्रिकली हमने इस बीम को लोड किया है तो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में आपकी रिएक्शन जनरेट हो जाएगी A और B एंड पे. दैट्स वाई इनको हमने क्या लिखा है W/2 एंड W/2.
ठीक है, बिकॉज यूनिफॉर्म आपकी बीम है और सिमेट्रिकली हमने उसके ऊपर उसको फिक्स कर रखा है एंड्स पे, इसलिए टोटल जो रिएक्शन होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी आपके दोनों फिक्स्ड एंड्स पे। तो W/2 और W/2 रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी एक्ट करेगी विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स एंड द बीम इज बेंट एज शोन इन इमेज। ये जो भी बताया मैंने कि ये क्या है, इसका बेंट इमेज है। तो बीम इज बेंट एज शोन इन इमेज एंड मैक्सिमम डिप्रेशन विल बी सीन एट दिस पोजीशन O। तो जो भी लोडेड पॉइंट है उस लोडेड पॉइंट पे हमें मैक्सिमम डिप्रेशन आपको ऑब्जर्व होगा, जो इस इमेज में आपको दिखाई भी दे रहा है। और इसके जो आसपास का जो एरिया होता है, जो O है सेंट्रली लोडेड पॉइंट जो है, इस O के नियर बाई जो एरिया होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली हॉरिजेंटल एक तरह से ही हमें अपीयर होता है। द पोर्शन ऑफ बीम इन द नेबरहुड ऑफ O विल बी हॉरिजेंटल। डिप्रेशन यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है इसमें, लेकिन बहुत ही स्लाइट डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है इस तरह की सिचुएशन में। ये हमारे लैब में भी एक्सपेरिमेंट है आपका बेंडिंग ऑफ बीम इस तरीके का, जिसमें नाइफ एजेस पे बीम को फिक्स करके सेंटर पे लोड अप्लाई करके उसमें डिप्रेशन की वैल्यू आपकी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर कि विद द एप्लीकेशन ऑफ दिस फोर्स W या लॉड W रिएक्शन हमारी इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाती है बीम के फिक्स्ड एंड्स पे, दैट इज W/2 एंड द बीम मे देयरफॉर बी कंसीडर्ड एज मेड अप ऑफ 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर्स। O के अबाउट अगर मैं इसको यहाँ से मान लीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये जो आपकी बीम है ये 2 इन्वर्टेड कैंटिलीवर्स की तरह से हमें अपीयर हो रही है, ईच ऑफ लेंथ L/2 फिक्स्ड एट O and carrying a load W/2 at the point of contact of knife edges। ठीक है, तो पूरा जो सिचुएशन है हमारा सपोर्टेड बीम का, वो हम किस तरह से इसको रीड कर सकते हैं, हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि 2 हमारे कैंटिलीवर्स हैं और उनको हमने इस O एंड पे फिक्स कर रखा है और W/2 उसके ऊपर हमने वेट अप्लाई कर रखा है एंड L/2 उनकी लेंथ है। इस सिचुएशन को हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं, द डिप्रेशन ऑफ द लोडेड बीम एट O इज सेम एज प्रोड्यूस्ड इन अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ L/2 लोडेड बाई अ वेट W/2 एट द फ्री एंड। तो जो भी डेरिवेशन हमारा निकलेगा डेल्टा की वैल्यू, वो हमारी बिल्कुल इस तरह से होगी कि मान लीजिए आपके पास एक कैंटिलीवर है और कैंटिलीवर को हमने, कैंटिलीवर की जो लेंथ है वो L/2 है और W/2 अगर हमने उसके ऊपर वेट अप्लाई कर रखा हो, तो उस केस में जो भी डिप्रेशन प्रोड्यूस होता है दैट विल बी सेम। अब जो आपने इसमें कैलकुलेशन करनी है उसके लिए हमने क्या किया है, आपका आगे प्रोसीड करने के लिए ये जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, मान लेते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपका ये कोई भी एक्सिस हमने यहाँ पे कंसीडर कर ली है। अब जैसे हमने वहाँ पे कंसीडर किया था कि भाई जो हमारी बीम है उस बीम का कोई भी एक एंड, जैसे हमने यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है आपका रेफरेंस पॉइंट है, ए को हम रेफरेंस पॉइंट की तरह से लेके चल रहे हैं और उस रेफरेंस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस तक आपकी जो बीम है वो किसी तरीके का रोल प्ले नहीं कर रही है डिप्रेशन में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे शेडेड पोर्शन है, यहाँ से हमने एक लाइन पास कर दी वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब कि ये बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, इस वर्टिकल क्रॉस सेक्शन से पहले की जो बीम की लेंथ है, लेट अस सपोज वो किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं कर रही है जो डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसमें। ठीक है, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो A से मान लेते हैं कि ये जो आपने जो भी सेक्शन माना है वर्टिकल सेक्शन, ये x डिस्टेंस पे है, तो जो अदर एंड है हमारा वो क्या हो जाएगा आपका L - x डिस्टेंस के ऊपर हो जाएगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से। ठीक है, अब
आपने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो L माइनस एक्स लेंथ की जो भी आपकी बीम रिमेनिंग रह गई है उसकी हेल्प से आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये इस एंड के ऊपर जो आपकी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को तो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि अभी हमने कहा है कि भाई ए हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट से लेके यहाँ तक की जो बीम है एक्स डिस्टेंस तक की, वो किसी भी तरीके का रोल प्ले नहीं कर रही है डिप्रेशन में। तो अब जो रिमेनिंग आपके पास बीम है उस बीम में आपको देखिए, एक तो ये आपने ओ पॉइंट के ऊपर जो लोड अप्लाई कर रखा है, इस लोड की वजह से आपके बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट की, और दूसरा इस रिएक्शन की वजह से दैट इज़ W/2। तो हम जब एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे तो उसमें हम इन दोनों लोड्स को कंसीडर करेंगे। अब ये जो आपका वेट है W, ये इस सेक्शन से कितने डिस्टेंस पे है, ये उससे L/2 माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है। अब इसके बाद आपने ये बोलना है कि भाई इन इक्विलिब्रियम पोजीशन जो भी एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट होगा जो कि इस वेट W और W/2 जो रिएक्शन है इसकी वजह से यहाँ पे एक्ट कर रहा है, दैट एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू इंटरनल बेंडिंग मोमेंट। तो इन इक्विलिब्रियम इंटरनल बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। तो अब हम इन दोनों की वैल्यूज़ लिखेंगे। नाउ वी विल राइट द वैल्यूज़ ऑफ इंटरनल बेंडिंग मोमेंट एंड एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट। इंटरनल बेंडिंग मोमेंट जो हमने कैलकुलेट किया है वही वाली चीज़ हमने लिखनी है, जो कि क्या था आपका YIG डिवाइडेड बाई R, जिसमें IG आपका ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस बीम का, कैपिटल Y यंग्स मॉडुलस है, और ये जिस भी आर्क में कन्वर्ट हो गई है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R हमने लिख लिया। ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेट्स हैं, एक तो है आपका कैपिटल W और दूसरा जो बी एंड पे रिएक्शन आपकी वर्क कर रही है W/2। तो सबसे पहले जो आपका वेट है W वो कितने डिस्टेंस पे है आपकी रेफरेंस लाइन से, L/2 माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। तो रिक्वायर्ड पोर्शन से वो जितने डिस्टेंस पे है उसकी विद रिस्पेक्ट टू आपको बेंडिंग मोमेंट लिख लेना है W इंटू L/2 माइनस एक्स, एंड माइनस किस लिए, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट्स वाई ये हमें किसके साथ लिखना है, माइनस साइन के साथ लिखना है W/2, और वो इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, L माइनस एक्स डिस्टेंस पे है। तो दोनों वैल्यूज़ को हमने लिख लिया आपका। अब इसको मल्टीप्लाई करके अंदर और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व 1/r जो है जिसको कि आप d2y/dx² लिखते हो फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, उसको हमने लिख लिया आपका d2y/dx² इज इक्वल टू 1/yig, और इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। आपका WL/2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी टर्म आएगी W इंटू एक्स और यहाँ पे W/2 इंटू एक्स, इनको सॉल्व करने के बाद आपके पास माइनस W/2 इंटू एक्स रिमेनिंग रह जाएगा। तो इस इक्वेशन को हमने मार्क कर लिया है ए से। अब ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन वी गेट dy/dx माइनस W2yig x² 2 प्लस C1 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे देखिए जहाँ डिप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिप्रेशन की वैल्यू आपने लेनी है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू L/2 पे जहाँ पे डिप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम है वहाँ पे चेंज इन डिप्रेशन किसके बराबर आएगा, आपका 0 के बराबर होगा। तो आपको x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करनी है, L/2 पुट करनी है, और C1 की वैल्यू फिर कैलकुलेट करनी है। तो बाई पुटिंग दिस वैल्यू C1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा, आपका WL² 16yig। नाउ जो भी C की वैल्यू आई है हमारी वो हम इक्वेशन ए में पुट कर देंगे। तो dy/dx विल बी इक्वल टू माइनस W2yig x² 2 प्लस C1 की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे WL² 16yig। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेंगे।
W डिवाइडेड बाई 4YIG हमारा कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने बाहर कॉमन निकाल दिया। जो सेकेंड टर्म है जो पॉजिटिव साइन के साथ है, वहाँ पे L²/4 रहेगा और यहाँ पे आपका रह जाएगा X²। ठीक है। अब ये डिप्रेशन की वैल्यू नहीं आई है, तो इस इक्वेशन को हम फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे y आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पे फिर से क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। L²/4 इंटू एक्स, और यहाँ पे x³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस C2। ठीक है। अब C2 क्या है वहाँ पे, अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब फिर से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ हमें C2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए किसकी हेल्प लेनी है, आपकी फिक्स्ड एंड की ही हेल्प लेनी है। तो एट क्लैम्प्ड एंड, या फिर आप कह सकते हो कि एट फिक्स्ड एंड वी हैव x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू वहाँ पे 0 है और डिप्रेशन भी वहाँ पे क्या है, 0 के इक्वल है, कोई डिप्रेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो x 0 और y 0 जब हम पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 के बराबर आएगी। और जो भी हमारी इक्वेशन है वो क्या रह जाएगी आपकी, y विल बी इक्वल टू W4YIG L²/4 इंटू एक्स माइनस x³/3। तो ये किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x के ऊपर डिप्रेशन की वैल्यू है, इन दैट x कैन बी एनीथिंग। x इज इक्वल टू 0 जब आप यहाँ रखोगे तो डिप्रेशन की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या आ रही है, 0 आ रही है, जो हमने अभी अभी ऊपर पुट भी की थी। उसके साथ ही अगर जो हमें मैक्सिमम डिप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैक्सिमम डिप्रेशन कहाँ पे ऑब्जर्व होता है इस सिचुएशन में, सेंटर पे ऑब्जर्व होता है। तो x की वैल्यू आपकी जब L/2 के बराबर हो, उस केस में डिप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो एट x इज इक्वल टू L/2, डेल्टा जो कि आपका मैक्सिमम डिप्रेशन होता है, डेल्टा विल बी इक्वल टू x की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, L/2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे L³/8 हो जाएगा फर्स्ट टर्म में, और यहाँ पे L³/8 इंटू 3। तो अब यहाँ से L³/8 कॉमन निकाल लो बाहर में, तो WL³ 32YIG यहाँ 1 रह जाएगा, और यहाँ पे 1/3 रिमेनिंग रह जाएगा, दैट विल बी 2/3। तो 2/3 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, और डेल्टा मैक्स की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी आपकी, WL³ 48YIG। तो ये जो डिप्रेशन की वैल्यू आई है हमारी, मैक्सिमम डिप्रेशन की वैल्यू, ये आपकी जो कैंटिलीवर का केस था, उस कैंटिलीवर के केस में जो मैक्सिमम डिप्रेशन होता है उसमें W की जगह पे W/2 और L की जगह पे L/2 अगर हम पुट करते हैं तो ये सेम वैल्यू आती है आपकी। तो यही हमने शुरुआत में कहा था कि ये जो हमारी सिचुएशन है वो इस तरह की है कि हमारा कोई कैंटिलीवर है और उसके ऊपर हमने W/2 वेट अप्लाई कर रखा है और उसकी लेंथ है L/2। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बीम, डिप्रेशन विल बी इक्वल टू IG की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1/12 BD³। तो आपके पास WL³ 4YBD³ आ जाती है डिप्रेशन की वैल्यू। एंड फॉर बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस R, डेल्टा मैक्सिमम विल बी इक्वल टू WL³ 12Y/R⁴। नॉर्मली आपकी जो बीम्स होती हैं वो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की ही बनाई जाती हैं। तो ये जो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला है, दैट इज़ डेल्टा इज इक्वल टू WL³ 4YBD³, ये ही फॉर्मूला हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, और इसी की हेल्प से ही हम ये बताते हैं कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है डिप्रेशन की वैल्यू। और जब भी हम बीम्स यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शंस के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे डिप्रेशन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस हो, आपका कम से कम डिप्रेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो। तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही हम डिसाइड करते हैं कि उस बीम के अंदर उसके जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से ही डिसाइड करते हैं। तो लेंथ के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिप्रेशन की वैल्यू, जो भी लोड अप्लाई कर रखा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यंग्स मॉडुलस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इट मीन्स यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होना चाहिए ताकि डिप्रेशन की वैल्यू कम हो। ब्रेथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डेप्थ की क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थिकनेस की क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है
मैक्सिमम डिप्रेशन की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्टर है वो क्या है, डी क्यूब है। बी भी यहाँ पे है हमारा, ब्रेथ भी है और डेप्थ भी है, लेकिन डेप्थ के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिप्रेशन की वैल्यू। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पैरामीटर क्या होता है, आपकी डेप्थ होती है इस बीम की। तो अपनी जो भी आपके गर्डर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, उनकी जो शेप होती है वो आई शेप के गर्डर्स हम यूज़ करते हैं। अगर आप उनका सेक्शन देखो तो वो रेक्टेंगुलर दिखने की बजाय आपको जो इंग्लिश का कैपिटल लेटर होता है आई, जिसके कि जो एंड्स होते हैं वो थोड़े ब्रॉड होते हैं और जो बीच का पोर्शन होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वो बीच का पोर्शन कम सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि एक तो मटेरियल आपका कम लगे उस बीम को बनाने में, और दूसरा उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसको उस शेप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी। यहाँ से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई गर्डर्स आर ऑलवेज मेड अप ऑफ आई शेप्ड। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस केस। और इसके बाद में जो हमारा लास्ट केस रह गया है आपका, जिसको कि हम कहते हैं यूनिफॉर्मली लोडेड बीम। यूनिफॉर्मली लोडेड बीम में हम बाहर से कोई उसके ऊपर लोड अप्लाई नहीं करते, उस बीम का जो खुद का वेट होता है और वो यूनिफॉर्मली उस बीम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, उसकी वजह से डिप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।